सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक हैं और अपने घरों में अपना ख्याल रख रहे हैं। मुझे लगता है दोस्तों कि गर्मियों की छुट्टियाँ कोरोना की वजह से सबकी काफ़ी लंबी हो गई हैं और इसलिए आपके पास काफ़ी वक्त रहता होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सफ़र है हमारा, जिसमें हम इन पॉडकास्ट के थ्रू हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की दूरियों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सफ़र बड़ी आसानी से, बड़े सुकून के साथ चलता रहेगा। दोस्तों, इस पूरे सफ़र में मैं आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाऊंगा। ऐसे किस्से, ऐसी कहानियाँ, ऐसी हिस्ट्री जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख को बांध के रखती है, जो कि हमें एक दूसरे को समझने का मौका देती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मेरा साथ देंगे और मुझसे अपनी कहानियाँ भी शेयर करेंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सादत हसन मांटो ने लिखी थी। कहानी का नाम है टोबा टेक सिंह और ये कहानी एक तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टीशन के ऊपर लिखी गई थी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ये कहानी। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल थी। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुईं और दिन आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाहिकीन हिंदुस्तान ही में थे वहीं रहने दिए गए थे। बाकी जो थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया था। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू और सिख जा चुके थे, इसीलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही ना पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में सरहद पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खानों में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़े दिलचस्प चिमिगोइयां होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौर व फिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ उस्तरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। इसी तरह एक और सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की बोली नहीं आती है। दूसरा मुस्कुराया और बोला, मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ आकड़ फिरते हैं। एक मुसलमान पागल ने नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। बाज पागल ऐसे थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था ताकि फांसी के फंदे से बच जाएं। ये कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्या तकसीम हुआ और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से ये भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे।
उनकी गुफ्तगू से भी वो कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसको कायदे आज़म कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, इसका महल वकूफ़ क्या है, इसके मुतल्लिक वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माऊफ नहीं हुआ था, इस मखमसे में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है? अगर वो पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसा पहले यहाँ रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे? एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे मुस्तकिल तकरीर करता रहा, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं ना हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ ना पाकिस्तान में, मैं तो इसी दरख्त पर ही रहूँगा। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास रविश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था। यह तब्दीली नमूदार हुई कि उसने तमाम कपड़े उतारकर दफादार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना शुरू कर दिया। एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का एक सरगर्म कारकुन था और दिन में 15-16 मरतबा नहाता था, एकदम ये आदत तर्क कर दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनांचे उसने एक दिन अपने जिंगले में ऐलान कर दिया कि वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि उस जिंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहदा अलहदा बंदी कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में मुब्तला होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। इसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हो गई थी। गो उसने इस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो उसको ना भूला था। चुनांचे वो उन तमाम मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा ना करे, उसको हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, उसके ख्याल से कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बहुत रंज हुआ। वो छुप छुप कर इस मसले पर गुफ्तगू करते रहते कि पागल खाने में उनकी हैसियत क्या होगी, यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ जाएगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो जहर मार नहीं करनी पड़ेगी। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी जबान पर अजीबो गरीब अल्फाज सुनने में आते थे। ओपड़ी गुड़गुड़ दी, एंक्स दी, वेद्याना विमंग दी, बॉल ऑफ द लालटेन। वो न दिन में सोता था न रात में। पहरेदारों का कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में एक एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया, लेटा भी नहीं था। अलबना किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थीं। मगर इस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद वो लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान
پاکستان اور پاگلوں کے تبادلے کے بارے میں جب کبھی پاگل خانے میں گفتگو ہوتی تھی تو وہ غور سے سنتا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ اس کا کیا خیال ہے تو بڑی سنجیدگی سے جواب دیتا، اوپڑی گڑگڑ دی اینکس دی ویدھیانا ومنگ دی وال آف دی پاکستانی گورنمنٹ۔ لیکن بعد میں آف دی پاکستان گورنمنٹ کی جگہ آف دی ٹوبا ٹیک سنگھ گورنمنٹ نے لے لی، اور اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے جہاں کا وہ رہنے والا ہے۔ لیکن کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں۔ جو یہ بتانے کی کوشش کرتے تھے وہ خود اس الجھاؤ میں گرفتار ہو جاتے تھے کہ سیال کوٹ پہلے ہندوستان میں ہوتا تھا پر اب سنا ہے کہ پاکستان میں ہے۔ کیا پتا کہ لاہور جو اب پاکستان میں ہے کل ہندوستان میں چلا جائے گا اور سارا ہندوستان ہی پاکستان ہو جائے گا۔ اور یہ بھی کون سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کسی دن سرے سے غائب نہیں ہو جائیں گے۔ اس سکھ پاگل کے کیس چھدرے ہو کے بہت مختصر رہ گئے تھے۔ چونکہ وہ بہت کم نہاتا تھا اس لیے داڑھی اور بال آپس میں جم گئے تھے، جن کے باعث اس کی شکل بڑی بھیانک ہو گئی تھی، مگر آدمی بے جرر تھا۔ 15 برسوں میں اس نے کسی سے جھگڑا فساد نہیں کیا تھا۔ پاگل خانے کے جو پرانے ملازم تھے وہ اس کے متعلق اتنا جانتے تھے کہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں اس کی کئی زمینیں تھیں۔ اچھا کھاتا پیتا زمیندار تھا کہ اچانک دماغ الٹ گیا۔ اس کے رشتہ دار لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں اس کو باندھ کر لائے اور پاگل خانے میں داخل کرا گئے۔ مہینے میں ایک بار ملاقات کے لیے یہ لوگ آتے تھے اور اس کی خیر خیریت دریافت کر کے چلے جاتے تھے۔ ایک مفت تک یہ سلسلہ جاری رہا، پر جب پاکستان ہندوستان کی گڑبڑ شروع ہوئی تو ان کا آنا بند ہو گیا۔ اس کا نام بشن سنگھ تھا، مگر سب اسے ٹوبا ٹیک سنگھ کہتے تھے۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ دن کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے، یا کتنے دن بیت چکے ہیں، لیکن ہر مہینے جب اس کے عزیز و اقارب اس سے ملنے کے لیے آتے تو اسے اپنے آپ پتہ چل جاتا تھا۔ چنانچہ وہ دفعہ سے کہتا کہ اس کی ملاقات آ رہی ہے۔ اس دن وہ اچھی طرح نہاتا، بدن پر خوب صابن گھستا اور سر میں تیل لگا کر کنگھا کرتا۔ اپنے کپڑے جو وہ کبھی استعمال نہیں کرتا تھا نکلوا کے پہنتا اور یوں سج بن کر ملنے والوں کے پاس آتا۔ وہ اس سے کچھ پوچھتے تو وہ خاموش رہتا، یا کبھی کبھار اوپڑی گڑگڑ دی اینکس دی ودوانا ومنگ دی وال آف دی لالٹین کہہ دیتا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو ہر مہینے ایک انگلی بڑھتی بڑھتی 15 برسوں میں جوان ہو گئی تھی۔ بشن سنگھ کو اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ بچی تھی جب بھی اپنے باپ کو دیکھ کر روتی تھی، جوان ہوئی تب بھی آنکھوں میں آنسو بہتے تھے۔ پاکستان اور ہندوستان کا قصہ شروع ہوا تو اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے۔ جب اطمینان بخش جواب نہ ملا تو اس کی کرید دن بدن بڑھتی گئی۔ اب ملاقات نہیں آتی ہے۔ پہلے تو اسے اپنے آپ پتہ چل جاتا تھا کہ ملنے والے آ رہے ہیں، پر اب جیسے دل کی آواز بھی بند ہو گئی تھی جو اس کے آمد کی خبر دے دیا کرتی تھی۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ لوگ آئیں جو اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے تھے اور اس کے لیے پھل، مٹھائیاں اور کپڑے لاتے تھے۔ ان سے اگر پوچھتا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے تو یقیناً وہ اسے بتا دیتے کہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہی آتے ہیں جہاں اس کی زمینیں ہیں۔ پاگل خانے میں ایک پاگل ایسا بھی تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ اس سے جب ایک دن بشن سنگھ نے پوچھا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں تو اس نے حسب عادت کہا لگایا اور کہا وہ نہ پاکستان میں ہے نہ ہندوستان میں، اس لیے کہ ہم نے ابھی تک حکم نہیں لگایا۔
बिशन सिंह ने इस खुदा से कई मर्तबा बड़ी मिन्नत समाजत से कहा कि वो हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, मगर वो बहुत मसरूफ था, इसलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर उस पर बरस पड़ा। ओपड़ी गुड़गुड़ दी, एंक्स दी, वेध्याना विमंग दी, वॉल ऑफ वाहिगुरु जी दा खालसा एंड वाहिगुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। उसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमान के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो जरूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान दोस्त मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस आने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजल दीन है। बिशन सिंह ने फजल दीन को देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजल दीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से चले गए थे। मुझे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर। ऐसा कहते कहते वो रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजल दीन ने रुक कर कहा, हाँ वो भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई थी। बिशन सिंह खामोश रहा। फजल दीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई विधावा सिंह से सलाम कहना, और बहन बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर से कहना फजल दीन राजी खुशी है। वो भूरी भैंसें जो वो छोड़ गए थे, उनमें से एक ने कट्टा दिया है, दूसरी ने कट्टी दी है, और वो 6 दिन की होके मर गई। और मेरे लायक जो भी खिदमत हो वो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ, और तुम्हारे लिए थोड़े से मरुंडे लाया हूँ। बिशन सिंह ने मरुंडे की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजल दीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? टोबा टेक सिंह? उसने कुदरत हैरत से कहा, कहाँ है? वहीं है जहाँ था। बिशन सिंह ने पूछा, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं नहीं, पाकिस्तान में। फजल दीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओपड़ी गुड़गुड़दी एंग्सदी विद्वाना विमंग दी, वॉल ऑफ द पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान हाफ दिए फिटे मुंह। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फहरिस्तें पहुंच गई थीं। तबादले का दिन भी मुकर्रर हो गया था। सख्त सर्दियां थीं। जब लाहौर के पागलखाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लारियां पुलिस के मुहाफिज दस्ते के साथ रवाना हुई, तो मुतल्लिका अफसर भी हमरा थे। वाघा के बॉर्डर पर तरफैन के सुपरिंटेंडेंट एक दूसरे से मिले, और इब्तदाई कार्रवाई ख़त्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों की लॉरियां से निकलना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर रजामंद होते थे, उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते तो वो फाड़ कर अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियां बक रहा है, कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बक रहे हैं। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शेरोगोगा अलग था, और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़कर कहाँ फेंका जा रहा है। चंद जो कुछ सोच रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे।
2-3 मरतबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज़ मुसलमान और सिखों को ये नारे सुनकर तैश आ गया। जब बिशन सिंह की बारी आई और वाघा के उस पार मुतल्लिका ऑफिसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? मुतल्लिका ऑफिसर हंसा, पाकिस्तान में। ये सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? ओपड़ी गुड़गुड़ दी, एंक्स दी, वेदवाना विमंग दी, वॉल ऑफ द टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा, मगर वो ना माना। जब उसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई, तो वो दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब उसे वहां से कोई ताकत नहीं हटा सकेगी। आदमी चूंकि बेजरर था, इसलिए उससे मजीद जबरदस्ती ना की गई, उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले साकित व साकिन बिशन सिंह हलक से एक फलक शगाफ चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़ आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा, औंधे मुंह लेटा था। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के इस टुकड़े पर, जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था।